हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। अब तक तो सिर्फ हम सुनते थे कि पश्चिम बंगाल में गांव-गांव में गुंडे आम लोगों को वोट डालने से रोकते हैं। हम सुनते थे कि तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली लोगों को बीजेपी की रैली में जाने पर डराते हैं, धमकाते हैं। यह भी सुनते थे कि वहां के लोग अब लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं करते, पर सेंट्रल फोर्सेस को देखकर उनकी हिम्मत बढ़ती है। बीजेपी के नेता बार बार आरोप लगाते रहे कि तृणमूल के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई की, डराया, धमकाया, कई जगहों पर हत्याएं भी हुई। इन सब बातों पर, इन सारे आरोपों पर आमतौर पर यकीन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज नंदीग्राम में पोलिंग के दिन इंडिया टीवी के रिपोर्टर अमित पालित ने और कैमरा पर्सन चंद्रभान अपनी आंखों से डरे हुए लोगों को देखा, उन्हें कैमरे में कैद किया, सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन में लोगों को वोट डालने जाते देखा। अमित पालित बंगला जानते हैं, इसलिए उन्होंने वहां के लोगों से उनकी भाषा में बात की तो बहुत सारी बातें सामने आई। पता चला कि नंदीग्राम के पूर्व बैकुटिया गांव में एक गुंडे ने लोगों को वोट डालने से रोक दिया था। लोगों ने बताया इस गांव के लोग जब मिथुन चक्रवर्ती की रैली में गए थे तो भी उन्हें धमकाया गया था। पूर्व बैकुटिया में एक बीजेपी के सपोर्टर की हत्या भी हुई थी। पूरे गांव में खौफ और आतंक का वातावरण था। मैं आपको अमित पालित का आंखों देखा हाल सुनवाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा नंदीग्राम के इस गांव में आज क्या हुआ। इस वक्त मैं नंदीग्राम के पूर्व बेकुटिया गांव में मौजूद हूं। यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि ये वोट करने नहीं जा पा रहे हैं। राजू की হয়েছে এখানে লোকেরা কেন যেতে পারছে না? এখানে লোকেরা যেতে পারছে না বলতে এখানে যে মুসলিম টিএমসি বাহিনী আছে, আমিরুল, আকসার, তাদের যারা আছে নেতৃত্ব তারা আছে, তারা আমাদের যে বাঙালি যেসব গোষ্ঠীরা আছে তাদেরকে মানে হুমকি দেখিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে। ये लड़का कहना है कि यहाँ पर जो मुस्लिम आमिरुल यहाँ पर टीएमसी का नेता है, उसने आके इस पूरे गांव में जहाँ 300 से ज्यादा लोग रहते हैं, इनको धमकी दी थी कल रात को आके कि कोई वोट देने नहीं आएगा। इसी वजह से डर के मारे कोई वोट देने नहीं जा पा रहा था। लेकिन देखिए अब यहाँ पर सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। सीआरपीएफ की टीम आने के बाद अब इनको लगता है कि ये वोट देने जा सकते हैं। तो आप देखिए नंदीग्राम ये वो इलाका है, नंदीग्राम 1, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है। और इस इलाके में जो लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत देर से वोट नहीं कर पा रहे हैं सुबह से। आप देखिए कि लोग जा रहे हैं क्योंकि इनको बताया जा रहा है कि धमकाया गया था। जो मुस्लिम यहाँ पर नेता है उन्होंने धमकी दी थी कि वो वोट देने ना जाए। अच्छा दादा क्या वोट দিতে পারেননি আপনারা? কি হয়েছিল? এখানে একটা সম্প্রদায় মানুষ তৃণমূল মুসলমান সম্প্রদায়, এরা সন্ত্রাস করে মানুষকে ভোট দিচ্ছে না, হেরে যাওয়ার ভয়ে। আর হেরেই গেছে ধরে নিয়ে এসব নোংরামো করছে, লাস্ট কামড় দিতে চাইছে। কিন্তু মানুষ সেটা সহ্য করবে না। মানুষ তার বিপক্ষে, মমতা ব্যানার্জির বিপক্ষে ভোট দিয়ে 2 तारीख। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम इलाका है सामने, वहाँ पर जो नेता है आमिरुल है, अक्सार है, ये सभी लोग इन्हें धमकाया था। यहाँ पर जो हिंदू परिवार रहते हैं इस वजह से वोट नहीं देने जा पा रहे थे। लेकिन देखिए कि सीआरपीएफ आ चुकी है। अब ये सीआरपीएफ इन लोगों को आगे लेकर जा रही है वोट देने के लिए। तो देखिए ये है ग्राउंड रियलिटी कहाँ की, नंदीग्राम की, जहां से ममता बनर्जी खुद यहाँ पर कैंडिडेट हैं। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर आना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि करीब 300 लोगों का यह हुजूम है, वो आगे जा रहा है। मासी की नाम? মানসী মণ্ডল। মাসি এটা কি হয়েছে এখানে, কেন এই ব্যবস্থাটা হলো? ব্যবস্থা বলতে আমাদেরকে অনেক দিন থেকে টিএমসি হুমকি দিয়েছে যে বিজেপি কেন করো, আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমাদেরকে বাড়িতে বেরোতে দেয়নি। আপনি ভোট দিতে যাচ্ছেন? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? শোভন পাত্র। শোভন পাত্র। আচ্ছা এই কি আপনারা ভোট কেন দিতে পারেননি এতক্ষণে? কি মানে ভয় ছিল? না না, ওখানে আমাদের যে পুলিং এজেন্ট রাজুদা বলে, ওনাকে বের করে দিয়েছিল যখন উনি যান। তারপরে ওই জন্য আমরা একটু যাইনি। তারপরে এখানে একজন মারা গেছে। अच्छा इनका ये कहना है कि इनके जो पोलिंग एजेंट थे उनको भी धमकाया गया, उनको वहां पर नहीं रहने दिया गया। इसलिए जो यहाँ पर जो लोग थे नहीं जा पा रहे थे। जब इस बारे में आगे बताया गया, प्रशासन को जब पता लगा, तब प्रशासन ने यहाँ पर फोर्स यहाँ पर भेजा है। देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर है। सीआरपीएफ की टीम पहुंचने के बाद अब ये लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। आखिरकार क्या हुआ कि 300 लोगों को वोट देने को नहीं मिला यहाँ पर?
यहाँ तो फालतू में सब वोट देने को नहीं रखा, सब लड़ाई झगड़ा करके इधर बंद करके रखा। कौन झगड़ा कर रहा था? तृणमूल पार्टी। अब ये जो परिवार है 320 लोग एक गांव में जैसे बंधक बन गए थे, वो यहाँ पर थे और उसके बाद उन्हें जब फोर्सेज आई यहाँ पर सीआरपीएफ की, तब ये लोग यहाँ पर वोट देने आए हैं 320 लोग। और इनको देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के निगरानी में अब यहाँ पर वोट डालने को मौका मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 3 संवाददाता नंदीग्राम में मौजूद हैं। अमित पालित हैं, पवन नारा हैं, मनीष भट्टाचार्य हैं और ये तीनों आज दिन भर नंदीग्राम के इलेक्शन को कवर कर रहे थे। तो अमित के पास चलते हैं। अमित, आपकी रिपोर्ट देखी मैंने। पहली बात तो है कि बंगला आप अच्छा बोल रहे थे तो लोग बड़ा आत्मीय तरीके से आपसे बात कर रहे थे, भरोसा करके। तो एक ओवरऑल क्या डर था, क्या वजह थी कि इतना डरे हुए थे ये लोग और इंतजार कर रहे थे सीआरपीएफ का? रजत जी, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी जब नंदीग्राम में लगातार रैली कर रही हो तो एक लास्ट में जरूर एक इस्तेमाल करती है शब्द का, जिसका मतलब होता है कि देखे ने वो कतो दिन थाकबे, मतलब कब तक यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है रहेगी, वो तो चली जाएगी, उसके बाद तो हम ही हम हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ये जो धमकी है यहाँ के लोगों के अंदर ना डर के वजह से बैठा हुआ है, खौफ बैठा हुआ है लोगों के अंदर। और जब मैं इस गांव में पहुंचा, बेकुटिया गांव में, हमें खबर मिली थी कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। जब वहां पहुंचे, लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि कल से, कई दिनों से लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। जिसकी हत्या हुई है, जो आरोप लगाया जा रहा है परिवार की ओर से, उन्हें भी धमकियां दी गई थी। इसी के चलते जब एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई तो पूरा का पूरा जो गाँव है, 320 यहाँ वोटर है, वो खौफ में आ गए। उनको ये डर लगने लगा कि अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि हमें भी मार दें। जब हम पहुंचे, हमने वहां पर लोगों से बात की तो हमें कुछ सीआरपीएफ के लोग भी मिले। हमने पूछा उनसे कि बाहर तो हमें जो मिले थे कि आपको पता है कि इस गांव के 300 लोग डरे हुए हैं, ऐसा ऐसा है। हमें नहीं पता उसके बाद क्या हो, क्योंकि हम तो लगातार फिर उन परिवार के साथ बात करने लगे। लेकिन जैसे हम बाहर निकल के जाने लगे तब देखा कि एक बड़ी सी भीड़ वहां पर आ गई थी। फिर हमने उनसे बात करना शुरू किया कि आखिर क्या हुआ। तभी देखा कि सीआरपीएफ की फोर्स वहां पर आ गए, फिर वो जाने लगे। जो डर उनके लिए इसलिए है राजत जी कि जिस गांव में लोग रहते हैं, 300 जो वोटर्स हैं, उनके ठीक साथ में मुस्लिम परिवार वहां रहते हैं। बड़ा वहां पर इलाका है और बताया जा रहा है दबंग लोग हैं और लगातार आके धमकी दे रहे थे। यहां तक कि कल रात को भी वहां पर 15 बाइकें पहुंची थी और 50 लोग पहुंच के उन्होंने धमकी दी थी, कल अगर आप लोग यहां पर आओगे तो हम आपको काट डालेंगे। ये वहां पर स्थिति है। मिथुन चक्रवर्ती की रैली की भी कुछ बात कर रहे थे? बिल्कुल रजत जी, जिस दिन मिथुन चक्रवर्ती की रैली हुई थी उसको हमने भी कवर किया था। हमने देखा था कितनी बड़ी तादाद में वहां भीड़ पहुंची थी। तो वहां पर जो एक महिला हमसे बात की, उसने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ जिस दिन वो लोग शामिल हुए थे रोड शो में, उसके बाद जब वापस आए थे तब भी यहाँ पर पास में ही पड़ता है, मैं अभी रियापाड़ा के पास हूँ, यहाँ से अगर मैं और 1 किलोमीटर जाऊंगा तो वो जगह है जहां से मिथुन की रैली शुरू हुई थी। और उसी जगह पर एक कह सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ता और जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे उनमें झड़प हुई थी। जब उसके बाद लोग घर लौट रहे थे, जो टीएमसी के जो लोग थे घर घर जाकर, उनको पता था कि उनके आसपास के इलाकों में जैसे हिंदू लोग हैं, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां पर अगर 100-200 अगर वोटर्स हैं, हिंदू वोटर्स हैं, तो उनके घरों में जाया गया, उनको धमकी दी गई कि आप लोग वोट देने नहीं जाएंगे। और यही वजह है कि लोग डरे हुए थे, नहीं जा रहे थे। लेकिन जैसे पैरामिलिट्री फोर्स उनको मिली, वहां पर गए तो लोगों को धमकाया जा रहा है, क्यों वो बीजेपी कर रहे हैं, क्यों बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो लगातार लोगों के अंदर खौफ है। और सबसे ज्यादा रजत जी मैं बताऊं, जब ममता बनर्जी लगातार अपने रैली में ये बात बोलती हैं कि हम आपको देख लेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स आज है कल चले जाएंगे, जो खुलकर जो धमकी है, ये लोगों ने हमें बताया है कि इस वजह से उनको डर लगता है। और एक जो महिला है जिससे हमने बात की, जब वोट देने के लिए पहुंच गए पोलिंग बूथ पर, मैंने बोला अब तो आप ठीक है ना, अब तो आपको डर नहीं है कि आप वोट दे रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो हम वोट दे देंगे, लेकिन उसके बाद जब पैरामिलिट्री फोर्स चले जाएंगे उसके बाद हमारा क्या होगा, हमें डर लगता है, क्योंकि दीदी ने तो हमें धमकी दी है। ये हालात हैं। बिल्कुल अमित, आपने बहुत अच्छी, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया और जिस तरह से लोगों से बात की, एक अच्छी तस्वीर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर खतरा नहीं हो, तो बहुत ध्यान रखिए अपना। अमित पालित ने जो दिखाया वो सिर्फ एक तस्वीर है और ऐसी तस्वीर जो कई दिन तक याद रहेगी। आज मैं आपको इस तरह की कई तस्वीरें दिखाऊंगा। दूसरी तस्वीर पहले से थोड़ी अलग है। यह तस्वीर भी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। हमारे संवाददाता पवन नारा और कैमरा पर्सन जहान शर्मा इसके चश्मदीद बने। सिर्फ चश्मदीद नहीं बने, उससे शिकार भी हुए, इनको चोट भी लगी। यह तस्वीर विरोधी पार्टी के नेताओं को डराने धमकाने की गवाही देती है।
आज शुभेंदु अधिकारी का काफिला नंदीग्राम के एक गांव से गुजर रहा था, ब्लॉक 1 जिसे कहते हैं। यह इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। शुभेंदु की गाड़ियों के पीछे मीडिया की गाड़ियां थी। अचानक सड़क के दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। इंडिया टीवी के क्रू की गाड़ी के शीशे भी टूटे। हमारे संवाददाता पवन नारा के सिर में चोट लगी। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पोलिंग बूथ दर पोलिंग बूथ जा रहे हैं और जब उनका काफिला यहाँ से निकल रहा था तो उसी काफिले में हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है और उन्हें पता था कि ये मीडिया की गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हुआ। सतंगाबाड़ी की ये घटना है जहां ये हमला हुआ है। यहाँ मेरे कैमरामैन बैठे थे, यहाँ शीशा लगा है और देखिए ईंट इतनी बड़ी थी कि शीशा पूरी तरीके से टूट गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक ईंट आकर लगी है, ये शीशा भी टूटा है और इसके अलावा ये हमारी गाड़ी थी जिसका ये शीशा भी टूट गया है और इसकी हालत ये थी कि शीशा सारा हमारे ऊपर आया और शायद शीशे के टुकड़े मेरे चेहरे पर भी लगे हैं जिसमें खून निकल रहा है। और यहाँ की स्थिति ये है, जहां हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उससे पहले जय बांग्ला और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। हमारे कैमरामैन जहान शर्मा उनको कैमरा दिखाने के लिए उतरे थे कि हम यहाँ मीडिया से आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी और हमला किया। और ना सिर्फ एक हमला किया, लगातार पत्थरबाजी की गई, पूरी की पूरी ईंट यहाँ मारी गई। देखिए ईंट की वजह से शीशा टूट गया है, ये टूट गया है और हमारे चेहरे पर भी जो शीशा लगा उसका असर ये है कि अब हमारे चेहरे पे भी शीशे की वजह से हल्का सा खून शायद मैं महसूस कर पा रहा हूं। इस तरह की स्थिति यहाँ है। अभी तक जो चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा था, अब शुभेंदु अधिकारी के काफिले को देखकर यह हमला हुआ। चूंकि शुभेंदु अधिकारी के काफिले में पुलिस की गाड़ियां थी इसलिए वो निकल गए, लेकिन उसमें जो पीछे मीडिया की गाड़ियां थी वो जरूर चपेट में आई थी। ये सब वो गाड़ियां हैं जो पीछे फंसी थी और अब हर कोई कह रहा है कि यहां आगे बढ़ जाइए, जल्दी से निकलिए। मैं पवन नारा की तारीफ करूंगा, कैमरामैन जहान शर्मा दोनों घबराए नहीं और अपना काम करते रहे, जो उनका फर्ज है उसको निभाते रहे। जैसे शुभेंदु अधिकारी को इस हमले की खबर मिली तो उन्होंने काफिले को रोका, पवन नारा के पास आए और उन्होंने कहा यह ममता के जंगल राज का सबूत है, बंगाल के लोगों को यह सब देखना चाहिए। पूरा भारत देख रहा है बेगम का जंगल राज। ये सब दुधेल गाय है, शेख रोशन से काजार, ये सब के खिलाफ MBW वारंट है, इलेक्शन कमीशन का हुलिया है और पुलिस ने, ममता बेगम का पुलिस ने इसको एब्सकॉन्ड दिखाया। ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचक और सातंगाबाड़ी वो मद्रासा दारुल मद्रासा बुध में ये सब कर रहा है, लेकिन CAPF है, बुध का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये जंगल राज मीडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है, ये पूरा देश को देखना चाहिए। और बंगाल को मतदाता उसका अगले 6 चरण बाकी है, देखिए क्या कर रहा है। तो सब नहीं, मेरा सुझाव है आप पूरा के पूरा, आप तो ऑफिशियल इधर आया है, आप कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, आपको कानूनी कार्रवाई चाहिए जी, बिल्कुल। और मेरे लिए आपका खून नहीं, हम तो लोकतंत्र के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। पवन नारा हमारे साथ है। पवन नारा जिन्होंने शुभेंदु को कहा कि वो लोकतंत्र के लिए काम कर रहे, वाकई में ये फर्ज है, अपना फर्ज निभा रहे थे। पवन नारा से बात करते हैं। पवन, पहले तो ये बताइए कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आपके माथे पर जो खून की बूंद मैंने देखी है उसको देख करके बहुत चिंता हुई। रजत जी, फिलहाल आपको सबसे पहले बता दूं कि इतनी ज्यादा चोट नहीं है, चूंकि ईंट शीशे पर लगी थी जिससे कुछ कांच के टुकड़े छिटक कर आए थे। हमने फर्स्ट एड लिया, उनको रिमूव करवाया और ऐसी कोई पट्टी बैंडेड या उसकी जरूरत नहीं पड़ी। फेस वाइप होने के बाद हम फिलहाल बेहतर हैं। जहान शर्मा को भी एक पत्थर लगा था, मेरे जो कैमरामैन हैं उनको भी थोड़ा दर्द है
और मेरे भी हाथ पे एक जगह जब भागने लगे तो चोट लगी थी। बाकी सब ठीक है। तो कम से कम राहत की बात ये रही कि इस हमले में हम ठीक हैं। हल्की चोट थी, उस वक्त लग रहा था कहीं ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन बेसिक फर्स्ट एड के बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि बेहतर हैं और अच्छी स्थिति में हैं। पवन, चलिए बहुत राहत मिली ये जान करके कि आप ठीक हैं और जहान भी ठीक हैं। ये बताइए कि ये जो पूरी घटना थी उसकी रिपोर्ट तो हमने देखी, उससे पता चला कैसे पत्थर फेंक रहे थे, तो कौन लोग थे? क्या इन्हें पहले से मालूम था कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ से गुजरने वाले हैं और तैयार खड़े थे वो इसके लिए, दोनों तरफ से पत्थर फेंक रहे थे? रजत जी, सतंगबाड़ी इलाका है। शुभेंदु अधिकारी पोल दर पोल घूमते हुए पोलिंग बूथ पे जायजा लेते हुए जा रहे थे। जब वो ब्लॉक 1 के सतंगबाड़ी इलाके से गुजरे तब ये हमला हुआ था। और जो पत्थर अगर आप देखेंगे तो वो साधारण ईंट के अलावा नदी में पाए जाने वाले रॉक वाले जो पत्थर हैं वो भी थे, जो दिखाते हैं, जो अमूमन यहाँ नहीं पाए जाते हैं, जो दिखाते हैं कि ये पत्थर बाहर से लाए गए थे। शुभेंदु अधिकारी से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस तरह की पहले भी जानकारी रही है कि उन पर हमला होगा, इसलिए शुभेंदु अधिकारी की आज सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी। रजत जी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब नंदीग्राम में जनवरी में पहली बार शुभेंदु अधिकारी ने रैली की थी और ऐलान किया था कि वो बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी पहली रैली थी, तब भी उनके समर्थकों पर हमला हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती के रैली में जो लोग आए उन पर भी हमला हुआ। इसके अलावा भी जो बीजेपी के जो प्रोग्राम हुए हैं उनको लेकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। तो ये यहाँ की राजनीति में हिंसा का एक सूचक है जिसका गवाह आज हम बने। और ये घटना पहली नहीं है। विरोध व्यक्त करने का शायद ये तरीका नंदीग्राम वाला हो जो हमें आज देख कर अचंभा हुआ। हमने उन्हें अनुरोध किया कि हम मीडिया से हैं, फिर भी कैमरा माइक देखने के बावजूद वो लगातार पत्थर फेंकते रहे। तो हमारे लिए थोड़ा समझ पाना मुश्किल था कि राजनीतिक बहस के बीच इस तरह हिंसा की क्या जगह हो सकती है। लेकिन बंगाल में 34 साल के वाम दल, 10 साल की ममता राज, अभी तक हिंसा बरकरार है। पवन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो पूरी घटना हुई इससे एक संकेत मिलता है। जो बातें अब तक हम सुनते थे, आपने जो दिखाया उसके सबूत मिले। और ये तब से शुरू हो रहा है, वो जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरह से हमला हुआ था, तो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनसे जब बात करते हैं तो उन पर इन सब घटनाओं का क्या असर होता है? डर जाते हैं लोग या उनकी हिम्मत बढ़ जाती है? रजत जी, यहाँ ये हिंसा आप समर्थन दिखाने के एक तरीके के तौर पर है। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हैं तो विरोधी के काफिले पर हमला कर दो, ये एक समर्थन दिखाने का तरीका माना जाता है। और खौफ का अंजाम ये क्या कहें, खौफ का आलम ये है, जैसा कि अमित ने दिखाया कि लोग नहीं निकल पाते। हम 2 महीने से लगातार मतदाताओं से बात कर रहे हैं। मतदाता अपने दिल की बात कहने से हिचकते हैं। ममता दीदी या टीएमसी के समर्थन वाले ताल ठोक कर कहते हैं कि ममता दीदी के साथ हैं, लेकिन जो इससे इतर सोच रखते हैं वो हमेशा कहते हैं देखेंगे, बताएंगे, और जब कैमरा बंद होता है तो कहते हैं कि हम बता नहीं सकते क्योंकि हमारे आसपास भी बहुत कुछ है। तो यही वो साइलेंट वोटर है जो पोलराइज नजर आ रहा है। और अब जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो अब नतीजे बताएंगे कि आखिर लोगों के मन में चल क्या रहा है, जो शायद टीवी के कैमरों पर नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन आपको पता है कि क्या होने वाला है और आपने अच्छे संकेत दिए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन नारा आपका। अपना ध्यान रखिए। शुभेंदु अधिकारी सीधे सीधे नंदीग्राम के मुसलमानों को इस हमले के लिए जिम्मेदार क्यों बता रहे हैं, इसका अंदाजा आपको नंदीग्राम के मुस्लिम वोटर्स की बातें सुनकर हो जाएगा। हमारे तीसरे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य और उनके साथ कैमरा पर्सन सुजीत दास, ये दोनों भी नंदीग्राम में मौजूद हैं। मनीष और सुजीत उस इलाके में थे जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा संख्या में हैं। यहां मुस्लिम वोटर्स ने कहा कि इस बार तो शुभेंदु दादा गया, न ओवैसी चलेगा न पीरजादा, मुसलमानों के 100% वोट ममता को मिलेंगे। यहाँ बीजेपी नहीं आएगी, 2 नंबर में आएंगे सीपीएम। वो तो गया दादा गया, दादा नहीं चलेगा पश्चिम बंगाल में।
खाली दंगा लगवाता है, हिंदू मुसलमान का नाम में जात में दंगा लगवाता है वो। तो ममता दीदी अपना खुद का गोत्र बता रही है, वैसे ही कह रहे हैं कि गोत्र अगर ये बताएंगी तो मुसलमान कहाँ जाएंगे। गोत्र इधर और रिलीजन वाला पॉलिटिक्स नहीं होता है। ओवैसी का बात इधर नहीं चलेगा, ओवैसी का बात उधर हैदराबाद में चलेगा, ओवैसी का बात हैदराबाद में चलेगा। ओवैसी की तो हम लोग जिन्ना मानते हैं और दूसरा वाला जिन्ना है, ओवैसी का बात नहीं चलेगा। ओवैसी बोलते कि मुसलमान का कोई गोत्र नहीं होता, ओवैसी कह रहे हैं। कौन बोलता है? ओवैसी। ओवैसी दूसरा का बात बोलने से हम लोग जो सुनता है जो देखता है वही बोलता है। आप बताइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो तो हैदराबाद का माल है, वो हैदराबाद में चलेगा, पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। ये पश्चिम बंगाल के चुनाव की, नंदीग्राम के चुनाव की एक और तस्वीर है। और कोई शक नहीं है कि बंगाल में जितने मुस्लिम मतदाता हैं वो ममता के सपोर्ट में एकजुट हैं, उनके साथ खड़े हैं और किसी भी हद तक उनके लिए जा सकते हैं। ये बात ममता बनर्जी भी अच्छी तरह जानती हैं, समझती हैं और बीजेपी के नेता भी इस बात को जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने मुस्लिम इलाकों से ज्यादा हिंदू इलाकों पर फोकस किया। बीजेपी की भी पूरी कोशिश ये थी कि हिंदू वोटर्स ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट हों, ज्यादा संख्या में बिना किसी डर के वोट डालने के लिए निकले। दूसरी तरफ से उन्हें डराने की कोशिश हुई। हालांकि नंदीग्राम में जो कुछ हुआ वो एक खौफनाक तस्वीर है, डराने वाली तस्वीर है। आज दोपहर ममता बनर्जी अचानक नंदीग्राम में बयाल के पोलिंग बूथ पर पहुंची। इसके बाद तो जो हंगामा हुआ वो देखने लायक। हमारे कैमरा पर्सन वहां मौजूद थे, संवाददाता मनीष भट्टाचार्य मौजूद थे। असल में कुछ लोगों ने ममता को खबर दी थी कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। बयाल वो इलाका है जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है, शिकायत करने वाले मुसलमान थे। ममता बनर्जी दोपहर में बयाल पोलिंग बूथ पर पहुंच गई और ममता के पहुंचते ही हंगामा शुरू हुआ। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के सपोर्टर्स को पीटना शुरू किया, हमला किया। ममता की मौजूदगी में दोनों तरफ से नारेबाजी हुई, फिर जमकर मारपीट हुई। हालांकि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहां तैनात थे, इसलिए हालात को तुरंत कंट्रोल भी कर लिया गया। मनीष भट्टाचार्य की आंखों देखी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जिस वक्त ममता बनर्जी बयाल के पोलिंग स्टेशन पहुंची थी उस वक्त वहां हालात कैसे थे। ये देखिए सामने मारापीटी हो रही है, ये देखिए किस कदर हंगामा चल रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी यहाँ पर आई हुई है, मारापीटी हो रही है। यहाँ पर बोयाल 2 है जहाँ पर ममता बनर्जी आई हुई है और आप देखिए हाथ क्यों हर बात लोग मार रहा, हर बात लोग हम लोग कौन है ये लोग हर बात है, बीजेपी का हर बात। यहाँ पे आरएएफ की यहाँ तैनात कर दी गई है। यहाँ पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि लोगों को समझा बुझा के हटाया जाए, लेकिन यहाँ से पीछे की तरफ ममता बनर्जी है जहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से पहले मिली। अभी आप देखिए यहाँ पर घेराबंदी कर दी गई है। ममता बनर्जी सामने जो बूथ है वहां पर आई हुई है। ये एक छोटा सा स्कूल है उसके अंदर और ये पूरा घेरा बनाया है, लेकिन यहाँ मैदान में आप देखिए किस कदर बवाल चल रहा है। पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहाँ पर आई हुई है, कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाया बुझाए। दोनों कार्यकर्ता दोनों तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामेबाजी कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे एक तरफ लग रहे हैं, तृणमूल के कार्यकर्ता यहाँ पर है हंगामेबाजी कर रहे हैं। देखिए सामने आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों झगड़ा हुआ? क्यों झगड़ा हो रहा है? हम लोग को सुबह से आया हुआ है, हम लोग को आने नहीं दिया इधर। क्यों नहीं आने देगा? हम लोग को दीदी से आपने शिकायत की है क्या? हाँ, दीदी को शिकायत किया। प्रशासन भी आया था, प्रशासन ने बोल दिया डायरेक्ट नहीं बोला। वैसे हम लोग का एजेंट जो आया था टीएमसी का, उसको 2 बार ये लोग मार के भगा दिया। भगा के बोल रहे यहाँ कुछ नहीं चलेगा, चलो। हम लोग प्रशासन आदमी को लेकर साथ को लेकर आया, वो एजेंट को। बीजेपी से नहीं, हम जनता है, हम लोग टीएमसी का आदमी है, हम लोग यहाँ दंगा नहीं करने आया है। तो दीदी को आप लोगों ने बुलाया है यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ तो एक तो भी वोट लेने नहीं दिया, सब छापा मार रहा है, बूथ को पूरा रैगिंग कर लिया, जाम कर लिया। हिंदू बेल्ट है, एक तो बूथ में शांति से वोट चल रहा था। सुबह से मोहम्मदन लोग 3-4 बार आके हम लोग को थ्रेडिंग किया, रैली भी कर रहा है। हम लोग रैब वाले को फोन किया, उसका ऊपर में आके ये लोग थोड़ा बहुत भगाया। अभी देखिए क्या हालत होगा। तो
वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने वोट नहीं देने दे रहे थे, टीएमसी वालों को अंदर नहीं जाने। आप सर वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारा ग्राम में जो ग्रामवासी रहता है वो सब एडुकेटेड है। दीदी को किसने बुलाया? आप लोगों ने? नहीं हम लोग नहीं बुलाया, वो बाहर से बुलाया। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मनीष, आपकी रिपोर्ट देखी मैंने, तो ये जो लोग लड़ रहे थे आपस में, उस समय तो बहुत टेम्पर्स आई थे, तो बहुत ज्यादा पूछना संभव नहीं था, लेकिन जब आपने बात की लोगों से तो क्या लगा? कौन लोग थे? किस बात का झगड़ा था? ममता बनर्जी के आने के बाद ही ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ? देखिए रजत जी, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए कुछ कड़ियों को मिलाना बहुत जरूरी है और शायद उसी से पूरा माहौल समझ में आ सकता है। कल जिस वक्त मनीष की आवाज शायद ठीक से नहीं आ रही है। मनीष, आपकी आवाज उस समय ठीक से नहीं आ रही थी। कोशिश करेंगे थोड़ी देर में आपसे फिर से बात करने की, लेकिन मोटी बात है कि मनीष बता रहे थे कि वहां पर दो ग्रुप थे, तृणमूल कांग्रेस का जिसमें मुस्लिम ज्यादा थे और बीजेपी के सपोर्टर, शुभेंदु अधिकारी के सपोर्टर जिसमें हिंदू ज्यादा थे, और दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे कि हमें वोट देने से रोका जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी के पहुंचने से पहले हालात ठीक थे, लेकिन ममता के पहुंचने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के सपोर्टर्स पर हमला कर दिया। कुछ देर के बाद हालात काबू में आ गए, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक व्हील चेयर पर इसी बूथ में बैठी रही और उन्होंने इस बीच गवर्नर जगदीप धनखड़ को फोन किया, शिकायत की। ममता ने राज्यपाल से बंगाल में फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। आप देखिए ना, सुबह से हम पे कंप्लेंट किया, but nobody is listening, neither the central forces, and they are insisting the BJP workers not to allow the local people, as they also went to villages and said that don't cast your vote in favor of Trinamool Congress, you don't out from the house. That is going on. And now I am here, and you see with the arms, all outsiders are waiting, and your central forces are just standing like puppet. Anybody, anytime any disaster may take place, as a governor, I am telling you, please take care, because now the election commission under the law and order. Because don't blame me. And tell them that who are not allowed to vote, they should be allowed to vote, because I am telling within the timing. Okay, thank you so much. ममता बनर्जी गवर्नर को फोन करें, उनसे शिकायत करें, यह भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अब तक तो ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ को सैकड़ों बार बीजेपी का एजेंट कह चुकी हैं, लेकिन आज ममता ने दर्जनों कैमरों के सामने गवर्नर को फोन किया, इलेक्शन कमीशन की शिकायत की। इसका असर भी हुआ और कुछ देर बाद ही चुनाव आयोग के अफसर पोलिंग बूथ पर पहुंच गए, ममता से बात की, उनकी बात सुनी और उसके बाद ही ममता बनर्जी पोलिंग बूथ से बाहर निकली। हालांकि बाहर आते ही ममता ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी की दलाली करने का इल्जाम लगाया। कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की है और सेंट्रल फोर्सेस अमित शाह के हुक्म पर काम कर रही है। बीजेपी दूसरे राज्यों से गुंडे लेकर आई है। আমি সিআইএসএফ সিআরপিএফ কাউকে দোষ দেব না, because they are also our friend. সিআইএসএফ বিএসএফ সিআরপিএফ all. Only I request the home minister. It is not that they are doing. The home minister himself is instructed the CRPF, BSF and other Jawans. We are proud of them. They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside goons. They have bought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. This is unfortunate part. And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence. For their total silence. So many letters we have given, but absolutely one-sided they are supporting the BJP candidates. My humble regards to election commission, all the members. Please take care. Please take care. What you have done for Nandigram and other parts. Don't behave like this.
in the other time, next time also. Whatever you try, BJP will not win the election. Even Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी के गुंडे तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स को वोट नहीं डालने दे रहे, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन अमित शाह की सुनता है, सेंट्रल फोर्सेस भी अमित शाह की हुक्म मानती हैं। और फिर ममता यह भी कह रही थी कि बीजेपी कुछ भी कर ले, 90% वोट, 90% वोट तृणमूल कांग्रेस को ही मिलेंगे, तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगी। अब दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? अगर सब कुछ बीजेपी के हिसाब से हो रहा है तो तृणमूल कैसे जीतेगी, और अगर तृणमूल जीतेगी तो फिर सब कुछ अमित शाह के इशारे पर कैसे हो सकता है? लेकिन ममता बनर्जी हैं, वो दोनों तरह की बातें कह सकती हैं, कैरी भी कर सकती हैं इस बात को। हालांकि शुभेंदु अधिकारी भी ममता पर बराबर की चोट करते रहे। शुभेंदु ने कहा कि ममता जय श्री राम के नारे से परेशान है, इसलिए वो मर्यादा भूल गई हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग को ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। ममता दीदी ने कहा है कि डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, नाराज लग रही है थोड़ा। हाँ, प्रत्याशी 2 बजे घूमने गया, वोटिंग शुरू हुआ 7 बजे, तांता लग गया 5 साढ़े 6 बजे, मॉक पोलिंग हो गया 6:30, 70% पोल डाउन, कैंडिडेट निकल रहा है, समझ लीजिए। जय श्री राम का डर, जय श्री राम का डर। थैंक यू। लास्ट कैंपेन में इतना जय श्री राम हुआ, टेंगुआ में हुआ, रियापाड़ा में हुआ, बलरामपुर में हुआ, इतना जय श्री राम सुना ना, इसलिए थोड़ा आज डिस्टर्ब नहीं होना। किसी चुनाव में ऐसी तकरार, ऐसे नारे, ऐसी मारपीट अब बहुत दिन बाद देखने को मिली है। आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर से जो हिम्मत दिखाई, उसकी वजह से हम नंदीग्राम की असली हालत देख पाए। साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल में आज भी डर का माहौल है, लोगों को वोट डालने से रोका जाता है। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक बीजेपी के नेताओं पर हमला करते हैं, इसीलिए बंगाल में भारी तादाद में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया, इसीलिए बंगाल में चुनाव 8 फेज में कराया गया। दूसरी बात यह कि मारपीट, डराने धमकाने की टैक्टिक्स का ज्यादा असर नहीं हुआ। शायद इसीलिए ममता बनर्जी आज थोड़ी उदास, थोड़ी निराश और थोड़ी हताश नजर आई। ये उनका नॉर्मल स्टाइल नहीं है, जैसे आज वो बोल रही थी। उन्होंने अमित शाह को ब्लेम किया, सेंट्रल फोर्सेस को बायस बताया, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। इसका मतलब राजनीति के पंडितों ने यह निकाला कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार सकती हैं। और इसके बाद बड़ा सवाल सामने आया, क्या ममता बनर्जी किसी एक और सीट से चुनाव लड़ेंगी? जिन सीटों पर 29 अप्रैल को पोलिंग है, उनमें से ऐसी सीटें हैं जो ममता के लिए अच्छी हो सकती हैं, वहां पर नॉमिनेशन फाइल करने का टाइम भी है। अगर वो किसी दूसरी सीट से नॉमिनेशन फाइल करती हैं तो इसका असर बंगाल की बाकी सीटों पर क्या होगा, इसका संकेत आज नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता के आरोपों का क्या जवाब दिया, यह दिखाने से पहले एक काम की बात आपको बता दूं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं, और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। तरीका आसान है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड कर लें। और इसके बाद आप बड़े आराम से, बिना डिस्टरबेंस के, बिल्कुल साफ साफ सारी खबरें इंडिया टीवी पर देख सकते हैं, नॉन स्टॉप, कहीं भी, कभी भी। बंगाल में आज दूसरे फेज की वोटिंग थी, जबरदस्त वोट पड़े, 82% से ज्यादा वोटर्स पोलिंग बूथ तक पहुंचे, और यह बड़ी बात है। एक तरफ सेकंड फेज की वोटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ तीसरे फेज के लिए कैंपेन भी पूरे खुमार पर था। आज नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल में थे। मोदी ने कहा कि 2 फेज की वोटिंग के बाद बंगाल का रुख तय हो गया है, और ममता दीदी के हाव भाव, उनके बयान और उनके कदम देखकर यह भी पता चल गया कि बंगाल की जनता क्या फैसला देने वाली है।
मोदी ने कहा कि ममता अब दूसरे राज्यों के दूसरी पार्टियों के नेताओं से मदद मांग रही हैं, क्योंकि ममता दीदी को साफ दिख रहा है कि 2 मई को विदाई तय है। दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है, और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। गुस्से में वो नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। कल ही दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या 3 दिन एक ही क्षेत्र में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता क्या? दीदी, ओ दीदी, आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी बौखलाहट बंगाल के लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपने बंगाल के साथ विश्वासघात किया। और इसके बाद मोदी ने वो बात कही जिसकी आशंका बहुत सारे लोगों के मन में है। नरेंद्र मोदी ने कहा, ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं, इसलिए बौखला गई हैं, और हो सकता है कि ममता अब किसी दूसरी सीट से भी नॉमिनेशन फाइल करें, लेकिन वो कुछ भी कर लें, जीतने वाली नहीं है। आपको बंगाल के लोगों के गुस्से से अब कोई नहीं बचा सकता दीदी, कोई नहीं बचा सकता है। दीदी, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए, आंख खोल करके पढ़ लीजिए, कान खोल करके दीदी सुन लीजिए। ये बंगाल की जनता इस चुनाव में आपको सजा दे करके रहने वाली है। और पहले चरण के मतदान के बाद तो दीदी को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा लग चुका है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी, अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक
किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। लेकिन ममता बनर्जी भी जबरदस्त कैंपेनर हैं। वो नरेंद्र मोदी की हर बात को सुन रही थी, उन्हें जानकारी मिल रही थी, और आज जो मोदी ने कहा उस पर भी उन्होंने रिएक्ट किया। जैसे ही मोदी ने ममता पर अटैक किया, ममता ने वोटिंग के दिन पब्लिक रैली करने के लिए नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर दिए। ममता ने कहा, मोदी कुछ भी कर लें, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। Every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? They are, whatever they can do, they are trying. But I am sorry for them. One day they have to give the result for this. People will give them the befitting result, I can tell you. And for Nandigram and other parts, and for Bengal, for all my seats, 30 seat already election is over. Today is also 30 seats. So all two, I am showing you, be perfect. आपने देखो, हमारे रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोग डरते हैं कि चुनाव के बाद क्या होगा, सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा। उन्हें डर है अगर ममता वापस आ गई तो उनका क्या होगा। इसलिए वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोलने से डरते हैं। ये साइलेंट मेजॉरिटी है। बीजेपी ने लोगों के मन से यह डर निकालने में काफी ताकत लगाई है। आज नरेंद्र मोदी ने कहा, दीदी हार रही हैं, दीदी जा रही हैं। इसके अलावा आज मोदी ने एक और बड़ी बात कही, जिसका असर बंगाल की अगले 6 फीसदी वोटिंग में होगा। आज नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे की बात की, शक्तिपीठ में दर्शन की बात की, मतुआ समाज के पवित्र स्थान पर जाने की बात की, और इसके बाद बंगाल की जनता से कहा, ममता दीदी को यह सब बुरा लगता है क्योंकि ममता कुछ खास लोगों को संतुष्ट करना चाहती हैं। इसके चक्कर में ममता हिंदुओं का अपमान कर रही है। मोदी ने कहा, अगर वो बांग्लादेश जाकर काली मां की पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेते हैं, तो उसमें बुराई क्या है। मोदी ने कहा, वो सीजनल श्रद्धालु नहीं है। मैं हैरान हूं कि दीदी को क्या हो गया है। कुछ दिनों पहले मैं बांग्लादेश गया था। वहां मैंने 51 शक्तिपीठों में से एक जशोरेश्वरी काली माता मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, लेकिन दीदी को इस पर घोर आपत्ति है। मैंने ओराकांदी में हरिचरण ठाकुर, गुरुचरण ठाकुर जी की पुण्य भूमि में जाकर पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा। ये देखकर भी दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आप बताइए साथियों, मां काली के मंदिर में जाना गलत है क्या? गलत है क्या? हरिचरण ठाकुर जी को प्रणाम करना गलत है क्या? दीदी, ओ दीदी, दीदी आप हमको जानती नहीं हो। दीदी, हम सीजनल श्रद्धा वाले लोग नहीं हैं। हम अपनी आस्था, अपनी परंपरा पर हमेशा गर्व करने वाले लोग हैं। इलेक्शन लड़ने का नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज है। ममता बनर्जी पूछती रही कि मोदी वोटिंग के लिए रैली कैसे कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली मोदी जिन इलाकों में रैली कर रहे थे वहां कैंपेन पर कोई रोक नहीं है। ममता ने मोदी के बांग्लादेश जाने पर सवाल उठाया था, लेकिन जब तक वो सवाल उठाती तब तक मोदी मटुआ समुदाय के मंदिर में माथा टेक कर आ चुके थे। आज जब सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया गया
तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि यह गलत है, तमिलनाडु के वोटर्स को अपनी तरफ लेने के लिए किया गया है और यह सही है कि इसका असर तमिलनाडु के लोगों पर होगा। लेकिन ये सारी की सारी बातें नियम के तहत हैं, किसी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं करती। खैर, चुनाव का वक्त है, ममता को आरोप लगाने का हक है, कांग्रेस को सवाल पूछने का हक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर ये नेता नरेंद्र मोदी से मेहनत करना सीख लेते तो शायद बात दूसरी होती। मोदी की मेहनत का एग्जाम्पल देखिए। आज सुबह असम में पब्लिक मीटिंग की, इसके बाद दोपहर में बंगाल में 2 रैलियां की और शाम को नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंच गए। मदुरै में नरेंद्र मोदी वहां के रंग में दिखे, तमिल वेशभूषा में थे। उन्होंने मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की और कल नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कैंपेन करेंगे। अगर विरोधी दलों के नेता मोदी से मेहनत का सबक ले लेते और ये देख लेते कि नरेंद्र मोदी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो शायद मुकाबला बराबर का होता। आज एक और बड़ी खबर यह है कि आज से 45 से ज्यादा उम्र साल के लोगों का, माफ कीजिए 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। पहले दिन कैसा रिस्पॉन्स रहा, कोरोना को लेकर आज 2 खबरें हैं, एक अच्छी और दूसरी बुरी। अच्छी खबर यह है कि आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया और पहले दिन लोगों में वैक्सीन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दिल्ली हो या फिर मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई, हर जगह से हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन बुरी खबर यह है कि कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू होने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और इनमें से 40,000 केस अकेले महाराष्ट्र से हैं। मुंबई का हाल सबसे बुरा है। मुंबई में एक दिन में 8,646 नए केसेस सामने आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2,790 नए केसेस सामने आए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, यानी अब 9 से लेकर 12 तक के छात्रों की क्लासेस नहीं होंगी। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना को काबू करने के 2 ही तरीके हैं, पहला वैक्सीन और दूसरा सावधानी। इसलिए अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो इंतजार मत करिए, वैक्सीन लगवाइए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी रखिए जब तक कि सबका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। भारत में वैक्सीनेशन तेजी से शुरू हुआ है, लेकिन हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में भारत से वैक्सीन मिलने का इंतजार हो रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।